14वीं विधानसभा के लिए हिमाचल में मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। प्रदेश भर में मतदान केंद्रों पर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। 68 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 14वीं विधानसभा का इस मतदान में क्या इस बार रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा या सर के किसके सर के ऊपर ताज आएगा, इन सब बातों पर सभी की नज़र लगी हुई है। मतदान के बाद 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आने हैं। मतदान तीव्र गति से हो रहा है और उम्मीद है कि इस बार मतदान के पुराने रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ एक वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। हम इनसे हिमाचल चुनाव के इस पूरे दौर के ऊपर बातचीत करेंगे और भाजपा और कांग्रेस के दावों के साथ साथ वरिष्ठ मीडियाकर्मी से ये भी जानेंगे कि वो इस चुनाव को दोनों जो दल हैं, प्रमुख दल हैं, उनकी संभावनाओं को किस रूप में देखते हैं। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं सुशांत कपरेट मौजूद हैं और हमारे साथ 3 दशक से पत्रकारिता का अनुभव हासिल करने वाले अर्चना फूल जी मौजूद हैं और प्रदेश भाजपा से प्रवक्ता जो है वो करण नंदा हमारे साथ मौजूद हैं। हम सबसे पहले अर्चना फूल जी से जानना चाहेंगे कि वो उन्होंने कई चुनाव कवर किए हैं, कई चुनावों में को गंभीरता से और गहराई से देखा है। वो इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं भाजपा और कांग्रेस में, क्योंकि 1985 से के बाद यहाँ पर कोई दल रिपीट नहीं कर पाया है और भाजपा ये दावा कर रही है कि वो सत्ता को इस बार फिर से वो सत्ता में वापस आएंगे। क्या ऐसा दावा भाजपा का वो पूरा हो सकता है या फिर हिमाचल में जो 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज है वही जारी रहेगा? आपने खुद कहा कि यहाँ पे 1985 के बाद 5 साल बाद जो है सत्ता परिवर्तन होता रहा है। सिर्फ एक बार 1998 में कांग्रेस की सरकार, जिसने 4 साल बाद असेंबली डिसॉल्व की थी, वो दोबारा सत्ता, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई थी और एक इंडिपेंडेंट की सपोर्ट से उन्होंने सरकार बना ली थी, लेकिन वो 13 दिन की सरकार थी। तो माने कि हर बार सत्ता परिवर्तन होता है और यहाँ जो इतनी बढ़ चढ़ के वोटिंग होती है वो भी इसकी ओर इंगित करता है कि लोग जो है जो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पे हर बार इतनी ज़्यादा होती है कि लोग बढ़ चढ़ के वोटिंग करते हैं रूलिंग पार्टी के खिलाफ। लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी सरकार स्टेट में भी है और सेंटर में भी है, तो इनको एक डबल एडवांटेज था कि आपके पास एक सेंट्रल लीडरशिप है जो बहुत स्ट्रांग है कंट्री में, और यहाँ पे भी बीजेपी के जैसे 44 एमएलएस पिछली बार जीत के आए थे, तो इनको ये लग रहा है कि हम डबल इंजन की सरकार है और बहुत सारे काम मोदी सरकार ने किए भी हैं। तो बीजेपी ये लेके चली है कि हम रिपीट करेंगे। 2012 में भी बीजेपी ने स्टेट में काफ़ी अच्छा काम किया था और उन्होंने कहा था हम रिपीट करेंगे, मिशन रिपीट है, और बहुत सारे लोगों को लगता भी था कि रिपीट करेंगे, लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं हुआ। इस बार देखना ये है कि ये कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार टोटली जो है राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव लड़ने की कोशिश की है। अगर आप इनका मैनिफेस्टो देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले नंबर पे है उसमें, और जहां कांग्रेस पार्टी है जिसको ये कहा जा रहा था कि एक बिखरी हुई पार्टी है, वीरभद्र सिंह नहीं है, अब तो कोई लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस ने चुनाव में अपना काफ़ी अभी तक जो है कैंपेन में काफ़ी दम दिखाया कि अपनी अपनी जितने लीडर्स हैं इनके अपनी अपनी पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस में उन्होंने काम किया और लोकल मुद्दों को लेके जो है बीजेपी सरकार को घेरा है। और यहाँ देखिए सिर्फ प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से जो एक बड़ा चेहरा सामने आई वो कैंपेनिंग के लिए, बीजेपी के प्रधानमंत्री योगी जी, फिर बहुत सारे लीडर्स 68 की 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि आज का दिन भी मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग पे जो लोकल मुद्दे हैं वो काफ़ी हावी हैं, और उनमें भी सबसे बड़ी बात कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है, जो एम्प्लॉयज़ ने उसको एक तरह से पूरी स्टेट में उसको लेके गए हैं, प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, और उस पर जो बीजेपी सरकार है, हमारी जो अभी सिटिंग जो गवर्नमेंट है, उसने कोई बहुत क्लियर अपना पक्ष जो उस पर नहीं रखा है। तो मुझे लगता है कि लोकल मुद्दे भी अपना जो है रोल इस बार निभाएंगे। सुशांत जी, जैसे कि कांग्रेस जो है वो 1985 के बाद ये पहला मौका है कि जब वीरभद्र सिंह वो नहीं है, इस चुनाव में मौजूद नहीं है। उनके होते हुए कांग्रेस को कभी ये दिक्कत नहीं हुई, ना चेहरे की, ना किसी तरह के मुख्यमंत्री पद की और ना किसी स्टार प्रचारक की। तो आप जो कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, वो किस उसके आधार पर कह रहे हैं आप ये सारा? देखिए, अगर पिछले 5 साल देखें, वो चाहे प्रदेश सरकार के रहे हों या केंद्र की सरकार के, अगर हम 8 साल की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ
जिस तरीके से चुनाव हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो लोकल मुद्दों को लेकर लड़ा जा रहा है, वो चाहे एनपीएस का मुद्दा हो, वो चाहे महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने की बात हो, वो चाहे अलग अलग इश्यूज जो हिमाचल के साथ जुड़े हुए हैं, उन इश्यूज को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनावों में गई है। और एक चीज़ और है, हम दावे के साथ कांग्रेस पार्टी ये कहती है और लोग भी ये चीज़ पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल में 5 ऐसी स्कीमें, 5 ऐसे बड़े काम भाजपा सरकार गिनाए जो उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू किए और अपने कार्यकाल में संपन्न किए। एम्स की बात करते हैं, उसका फाउंडेशन स्टोन कांग्रेस के टाइम में रखा गया, भले ही वो कंप्लीट अब हुआ हो, लेकिन आप ये देखिए अटल टनल का जो फाउंडेशन स्टोन है वो कांग्रेस के समय में रखा गया। तो हम दावे के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जिस प्रकार से अगर आप ये देखें, हिमाचल में जो चुनाव है वो लोकल कांग्रेस की लीडरशिप ने अपने दम पे लड़ा है। अगर हम बात करें, प्रतिभा सिंह जी हर कॉन्स्टिट्यूंसी को टच करके गए, विक्रमादित्य सिंह जी अप्रॉक्सीमेटली 30 से ज़्यादा रैलियां कर चुके हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हर कॉन्स्टिट्यूंसी को टच कर चुके हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी ऑलमोस्ट हर पार्लियामेंट में उनकी प्रेजेंस जो है वो इंश्योर हुई है। तो जो लोकल लीडरशिप है जो अपने हिमाचल के मुद्दों को लेकर लड़ रही है, ये कांग्रेस के पास एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एज है। करण जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ पर कर्मचारी वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, और उसके अलावा पेंशनर 2.25 लाख पेंशनर हैं, 2 लाख के करीब विभिन्न वर्गों के कर्मचारी हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम पर भाजपा सरकार ने अपना स्पष्ट मत क्यों नहीं रखा, जबकि जेपी नड्डा जब घोषणा पत्र जारी करने के लिए भी आए थे उस वक्त भी उन्होंने ओपीएस के मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया और मंगल पांडे ने ये कहा कि इस पर एक कमेटी गठित की है। तो इतने बड़े मुद्दे को आपने जनता के बीच स्पष्टता के साथ क्यों नहीं रखा? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो नहीं होता पॉसिबल वो हम बोलते ही नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कमिटीज़ की गठित हो चुकी है और केंद्र को इसको रिव्यूज़ जो है वो भेज चुके हैं हम, और उसके हिसाब से जैसा भी केंद्र निर्णय लेगा, पर उसका जो चांसेस है वो बहुत ब्लीक है। देखिए, इसका जो फाइनेंशियल डेफिसिट जो आपका पड़ता है स्टेट के ऊपर, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो शायद सेंटर उसके ऊपर एक कमेटी गठित करके ये सोच रहा है कि उसके फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को कैसे क्लियर किया जाए, पर जब वो क्लियर होगा तो हम देंगे। और मैनिफेस्टो से तो हमेशा बढ़ के काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। और डबल इंजन की सरकार है, परफॉर्मेंस हमारी दिखती है। अगर ओपीएस को ला सकता है तो वो हम ही ला सकते हैं, वो जनता को हमारे अंदर विश्वास है। इसके साथ एक छोटा सा सवाल और भी है कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हिमाचल से हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर 16 रैलियाँ की, इसके अलावा गृह मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री और अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, अन्य बहुत सारे लोगों ने करीब 250 रैलियाँ यहाँ पर की है। इतना होने के बावजूद भी अगर रिवाज बदल गया, मान लो अगर 5 साल बाद जो सत्ता रिपीट होने की बात है वो हो गई, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की साख, प्रधानमंत्री की साख और इतने सब केंद्रीय नेताओं की साख, उसके ऊपर एक सवालिया निशान नहीं लगेगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से टिकट मांगने की होड़ हमने देखी, तो शायद 5 साल बाद जो है वो टिकट मांगने की होड़ एक ऐसी पार्टी में नहीं होती जिसका जाने का समय आता है। जब टिकट मांगने की होड़ थी उसमें ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि पार्टी वापस आने वाली है। दूसरी बात, लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, तो एक लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी के पास, नेतृत्व है, चेहरा है और एक सुदृढ़ नेतृत्व है, इसलिए रैली जितनी संभव हो पाई। आप देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की भी आप 34 रैलियों को आप गिने, अनुराग ठाकुर जी की 21 रैलियों को गिने, और 20 रैलियाँ तो आप जो है वो नड्डा जी की आप गिने। तो देखिए, कुल मिला के इनका जोड़ी लगभग जो है वो 100 पहुंच जाता है। उसके बाद 100 अतिरिक्त रैलियाँ जो है वो एज़ पर डिमांड आती है कि किस प्रकार, जैसे योगी आदित्यनाथ की बहुत अच्छी डिमांड थी, तो 250 रैलीज आप ठीक बोल रहे हैं, 253 रैली हमने की है हिमाचल प्रदेश में। और इसमें आप देखिए कि पूरा जो संवाद है वो वर्कर्स के साथ और जनता के साथ सीधा हुआ है, और जो लाभार्थी है उनके साथ जिस प्रकार हमने संवाद किया है, बातचीत करी है, उनके घर घर जाके हर स्कीम को डिस्कस करके लाभ पहुंचाया है, उसका बहुत बड़ा एक लाभ जो है हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला है। तो रिवाज बदलना तय है, और अगर नहीं बदलता तो उसमें कमियां जो है वो हमारे अंदर ही होगी, जो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। पर आज वर्तमान समय में रिवाज बदल रहा है। मैडम, आपने इन दोनों के दावे सुने, प्रति दावे सुने। हिमाचल के जो मुद्दे हैं वो कर्मचारियों से रिलेटेड अधिक प्रभावी रहते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि कर्मचारी सरकार बनाते भी हैं और गिराते भी हैं। इसके अलावा भाजपा ये कह रही है कि उसने महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए बहुत कुछ किया है, खासकर जो गृहिणी सुविधा योजना और किसान सम्मान निधि, इस तरह के मुद्दों को, वो जो कर्मचारियों वाली कमी है वो इन जगहों से पूरा करने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये मुद्दे काम करेंगे?
जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने गृहिणी सुविधा योजना, जो इनकी एक अच्छी योजना थी कि इन्होंने महिलाओं को जो है गैस सिलेंडर जो एक फिर उसके बाद 2 देने का वो किया। सेंटर में उज्ज्वला योजना थी, उसी को देखते हुए और भी बहुत सारी वुमेन के लिए स्कीम्स ये लेके आए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो एक नॉर्मल जो डेवलपमेंट है वो हर सरकार करती है। कांग्रेस के समय में भी आप अगर देखें तो बहुत सारी वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स आई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाओं के लिए एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हालांकि वो स्कीम्स का भी प्रभाव कहीं ना कहीं होगा, जिनको जैसे करण जी ने कहा कि बेनिफिशरीज जो होते हैं वो हमेशा जो है हिमाचल में तो ग्रैटिट्यूड रखते हैं कि हमारे लिए इन्होंने ये किया है तो हम इनको जिताएंगे। लेकिन महंगाई का मुद्दा है, वो भी महिलाओं को सीधे सीधे टच करता है। इस बार बीजेपी ने ये कहा कि हम 3 सिलेंडर अब जो हैं साल में उनको देंगे। मुझे लगता है उसी मुद्दे को इन्होंने वो करने के लिए किया है। दूसरा, ये जो कांग्रेस पार्टी ने अब दावा किया है कि हम क्योंकि महिलाओं की आपको मालूम है कि हर इलेक्शन में वोटर टर्नआउट ज़्यादा रहती है। पिछली बार तो 74% स्टेट की थी और 78% शायद महिलाओं की थी। तो महिलाओं को देखते हुए कांग्रेस ने भी अब 1500 रुपये की शायद ये BPL या जो भी कोई महिलाएं जो कुछ भी जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनको देंगे। तो उनका बहुत बड़ा महिलाओं का रोल रहने वाला है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो ये एक सोची समझी वो है कि गांव में जैसे जो महिलाएं हैं उनके पास कैश की कमी हमेशा रहती है कि बहुत सारी महिलाएं जॉब नहीं करती। तो मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को टारगेट करने की दोनों ने कोशिश की है। अब देखना ये है कि कौन पार्टी, जैसे इन्होंने स्कूटी की बात की है कि हम जो साइकिल देंगे या स्कूटी देंगे, तो अब ये आप ये नहीं कह सकते कि किसको क्या चीज़ जो है ज़्यादा लुभावनी लग रही है। 1500 वाली बात है तो उसमें बहुत सारे लोगों को ये भी संशय हो रहा है कि पता नहीं किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। स्कूटी वाली पे भी यही है। तो अब ये मालूम नहीं कि कौन सा मुद्दा जो है किसको प्रभावित कर जाएगा। लेकिन दोनों पार्टियों ने मुझे लगता है महिला वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। सुशांत जी, जैसे हिमाचल कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र से पहले 10 गारंटियां दे दी थी और इस दौरान उन्होंने OPS के मुद्दे को बड़ी गंभीरता से कहा। भूपेश बघेल ने, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो अलका लांबा ने वहां पर शो भी, वीडियो भी चलाकर दिखाया कि राजस्थान में OPS जो है वो कर्मचारियों को मिल गई है। हिमाचल में इस मुद्दे को पहली कैबिनेट में करने का कहा है और 1 लाख नौकरियों का कहा है। तो ये सब कैसे संभव होगा? OPS केंद्र की मदद के बिना कैसे संभव होगी? देखिए, एक वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। डेमोक्रेसी की बेसिक एसेंस क्या है कि हमें वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करना है, एक सोशल सिक्योरिटी देनी है, वो हर वर्ग को देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। अगर हम 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं तो उनकी भी एक इकोनॉमिक सस्टेनेंस की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम ग्रामीण परिदृश्य की बात करें, हम कह रहे हैं कि हम गोबर भी लेंगे, हम कह रहे हैं हम उसके साथ गौमूत्र भी लेंगे, हम कह रहे हैं कि किसान अपने जो सेब का उत्पादन कर रहा है, मटर का उत्पादन कर रहा है, गोभी का उत्पादन कर रहा है, उसका दाम निर्धारण करने का कहीं ना कहीं एक उनके पास भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर हम मार्केट की बात करते हैं, 2012 में भी सेब की अगर बात करें, 2012 में भी वही रेट पे सेब बिक रहा था जिस रेट पे आज 2022 में बिक रहा है। एस्केलेशन हुआ है, प्राइजेस हर चीज़ का बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा है, गत्तों की कॉस्ट बढ़ी है, GST लगा है, आपका सब्सिडी ख़त्म हुआ है। अगर हम बात करें कीटनाशकों पे या फर्टिलाइजर्स पे, उस पे उसकी कीमत भी बढ़ी, साथ में सब्सिडी भी कम हुई। तो अगर एक वेलफेयर स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये चीज़ कैलकुलेट की है। करण जी, एक आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहेंगे कि भाजपा ने 2 मंत्रियों को जो है वो उनके पूर्व के जो विधानसभा क्षेत्र से उनसे अलग भेजा। एक मंत्री का टिकट कटा, उनके बेटे को मिला, परिवार में भी कई लोगों को टिकट दिया गया और उसके अलावा भाजपा को सबसे अधिक बगावत के स्वर झेलने पड़े। तो इतना सब होने के बावजूद फिर कैसे रिवाज बदलेगा? देखिए, पहली बात तो इनकम्बेंसी था और दूसरी बात था जिताऊ कैंडिडेट। तो 2 चीज़ें तो साफ साफ सामने थी। तो जब जिताऊ कैंडिडेट की बात आई थी तो उसके अंदर जिस प्रकार जो है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जीतते हुए लोग दिखाई दे और किनका नाम सबसे ऊपर आया तो उनके ऊपर सबसे पहली प्रेफरेंस रखी गई। दूसरी बात एंटी इनकम्बेंसी। एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसके खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। एंटी इनकम्बेंसी जो है चेहरे के खिलाफ होती है। जब आप चेहरा बदलते हैं, नया प्रयोग करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी समाप्त होती है।
दूसरी बात, जब एक पॉलिटिकल पार्टी होती है तो अगर एक लीडरशिप लंबे समय के लिए चलती है तो जो यूथ है और नया कैडर और नए लोग जो पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं उनका मनोबल टूटता है, तो वो पार्टी के साथ क्यों जुड़ेंगे, अपना सब कुछ छोड़ के पार्टी के साथ काम करते हैं। तो अगर उसमें नए लोगों को मौका दे रही है भारतीय जनता पार्टी, चाहे 5 साल बाद चाहे 10 साल बाद, कम से कम लोगों के अंदर एक आस है कि भारतीय जनता पार्टी प्रयोग भी करती है और एक नया परिणाम भी आपके सामने लाती है, जिसकी वजह से एक लीडरशिप डेवलपमेंटल पैनल एक क्रिएट भी होता है। तो इस तरह जो है वो काफ़ी मंथन करने के बाद दिया जाता है। रहेगी मंत्री के स्थानांतरण की बात। देखिए, जब मंत्री चुनाव लड़ता है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको जब एक मंत्री को चुनाव लड़ाया जाता है तो मंत्री मिल जाता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को। आज से पहले कसुम्पटी के पास कभी मंत्री नहीं था, और कसुम्पटी में जैसे ही यहाँ से सुरेश भारद्वाज जी का नाम घोषित हुआ तो आप लहर देखते कसुम्पटी में, वहाँ के लोग तो उनको अभी से ही बोल रहे हैं कि अगर ये जीत गए तो मंत्री पद पक्का और लंबा मंत्री पद मिलेगा। तो ये गेम प्लान होता है, स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। इसी प्रकार देखिए, अब शिमला जो है यहाँ भी बढ़त ले रहे हैं और कसुम्पटी में भी बढ़त ले रही है। इसी प्रकार नूरपुर में रविंदर निक्का जी है, उनका अच्छा बेस है। वहाँ से आप फतेहपुर जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक मंत्री मिलता है, तो एक इनकम्बेंसी भी ख़त्म होती है, साथ में एक मंत्री को जो है एक अपना जो है पूरा का पूरा रुतबा दिखाने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार इसी प्लानिंग के साथ जो है काम किया जाता है। इसी के साथ जुड़ा एक छोटा सा सवाल है। भाजपा खुद को कहती है पार्टी विद ए डिफरेंस और अनुशासित पार्टी कहती है, लेकिन बागी मनाए नहीं गए। खुद जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके जिला में भी जो है वो नाराज़गी है। तो अनुशासित पार्टी होने का दावा और पार्टी विद ए डिफरेंस का दावा क्या इससे ध्वस्त नहीं होता है? देखिए, अनुशासन है तभी जो है निष्कासन भी आए, और उससे पहले 3-4 बार बात भी हुई। ऐसा कि नहीं है कि बात नहीं, और वरिष्ठ नेतृत्व की बात हुई। पर अगर चुनाव लड़ना है, किसी का मनभेद है, मैं मतभेद की बात नहीं कर रहा, मनभेद की बात कर रहा हूँ, तो उसका पूरा अधिकार है वो चुनाव लड़े और पार्टी जो है अपना काम करेगी। तो इसी प्रकार से सबको मनाने की कोशिश भी की गई। जो नहीं माना उनको निष्कासित भी किया गया। उनको मौका है, अगर वो जीत के आते हैं तो हम सोचेंगे, नहीं जीतेंगे तो फिर 6 साल के लिए वो देखेंगे क्या करना है। हमारे साथ ये सब मेहमान मौजूद थे। कांग्रेस का ये कहना है कि इस बार 5 साल बाद जो सत्ता बदलने का रिवाज है वो जारी रहेगा, कांग्रेस अच्छी बहुमत से सत्ता में आएगी। भाजपा का कहना है कि मिशन रिपीट जो है उनका कामयाब होगा, और भाजपा का ये भी दावा है कि अगर अनुशासन है तो भी निष्कासन भी होता है। और हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे उन्होंने ये कहा कि इस बार जो लोकल मुद्दे हैं वो अधिक प्रभावी हैं। तो मतदान जारी है, बढ़ चढ़ कर लोग मतदान कर रहे हैं और शाम तक की उम्मीद है कि मतदान का पिछला रिकॉर्ड जो है वो ध्वस्त होगा। तो देखना ये है कि अब मतदान जो है वो शाम तक कितने प्रतिशत रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। कैमरामैन लकी वर्मा के साथ ईटीवी भारत के लिए रजनीश शर्मा, शिमला।